हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में एक टॉपिक है जिसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। जब आपके वेरिएंसेस के क्वेश्चन आते हैं, जब आपसे वेरिएंसेस के बारे में पूछा जाएगा अलग अलग, उसमें लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के टाइम पे हमें एक लर्निंग कर्व की एक प्रॉब्लम दे दी जाती है। लर्निंग कर्व आपका बेसिकली क्या हेल्प करेगा आपको कि आपके एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स को कंपेयर करने के लिए आपसे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स वो निकलवाएंगे थ्रू लर्निंग कर्व का क्वेश्चन। अब वो करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लर्निंग कर्व एक्चुअल में होता क्या है। अभी अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपको एक ग्राफ दिखेगा। अब ये ग्राफ क्या है? अब वाई एक्सिस पे आप देखो तो परफॉर्मेंस यहाँ पर शो हो रही है और एक्स एक्सिस पर आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं। कभी भी लर्निंग कर्व बेसिकली क्या होता है कि आप जैसे जैसे टाइम के साथ चीज़ें सीखते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज लेवल बढ़ती है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। सिमिलरली किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जैसे जैसे आप किसी वर्कर को स्किल अप करोगे या उसको सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, उसके साथ क्या होगा, यानी कि आप उसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हो, वो वर्कर भी एफर्ट्स कर रहा है चीज़ को प्रोड्यूस करने में। जैसे जैसे वो एफर्ट्स इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। सिंपली अगर हम इस ग्राफ में देखें, जब वर्कर कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था तो परफॉर्मेंस भी उसकी ज़ीरो थी। बट वर्कर ने जैसे ही थोड़ा सा एफर्ट डाला उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई। जैसे ही उसने थोड़ा सा एफर्ट डाला और इंक्रीज़ हो गई, और एफर्ट डाला और इंक्रीज़ हो गई। जैसे जैसे वो अपने एफर्ट्स इंक्रीज़ कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। बट यहाँ पर एक और कैच है। आप एक पॉइंट पे देखोगे कि उसने एफर्ट्स बिल्कुल अपने मैक्स आउट कर रखे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी एकदम मैक्स रीच हुई है। ठीक है, उसके बाद कोई इंक्रीमेंट नहीं है, बस एक कांस्टेंट स्टैगनेंट हो गया है, एक तरीके से रुकावट आ गई उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट में कि अब इसके बाद वो कितना भी एफर्ट कर ले और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। अब ये पॉइंट होता है सैचुरेशन का पॉइंट कि यहाँ पे अब इम्प्रूवमेंट की सैचुरेशन आ गई है। इसके बाद अगर वर्कर और एफर्ट्स भी डालेगा, 10x एफर्ट्स भी कर देगा, तब भी आप उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो अब अपने टॉप लेवल मैक्सिमम लेवल पर पहुंच चुकी है। ये बेसिकली लर्निंग कर्व होता है। लर्निंग कर्व अगर आप देखो अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझें तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि अगर मान लो आपको एक यूनिट बनाने में पहले 5 आवर्स लगते थे, अब आपने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया, सपोज आपका 90% इम्प्रूवमेंट हुआ कि आप हर सक्सेसिव यूनिट के साथ 90% अपना टाइम कम कर देते हो। जब आप सेकेंड यूनिट बनाओगे तो हो सकता है आपको 4.5 आवर्स लगे। फिर 4.5 आवर्स के बाद आप फिर थोड़ा कम रिड्यूस करोगे और 90% रिड्यूस करोगे, राइट। ऐसे कर करके आपकी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्रिएट हो जाती है। और इसी प्रोग्रेशन में से जब हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हमें लर्निंग कर्व सॉल्व करने में आसानी होती है। अब आप देखो इस ग्राफ के अंदर ये लाइन है। अब इस लाइन की इक्वेशन ये है, अगर हम मैथमेटिकल सेंस में देखें, इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स ए एक्स रेज टू द पावर b है। बट हम इतना मैथमेटिकल तो जाएंगे नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम फोकस चलना है और ये सोचना है कि इसको लर्निंग कर्व वो हम वेरिएंसेस में कैसे सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें हम लॉग का यूज़ करेंगे। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें लॉग का यूज़ करना होता है। अब उसके इतनी दिक्कत नहीं है बिकॉज क्वेश्चन पेपर में ना वो आपको लॉग की वैल्यूज़ देंगे, सारी जितनी भी यूज़ होंगी, प्लस एंटी लॉग वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ होंगी ना, वो सब की वैल्यूज़ आपको देंगे। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस सिंपल। ठीक है, और एक चीज़ और, एक छोटा सा आपको लॉग का फंक्शन समझना होगा, वो मैं अभी क्वेश्चन करते वक्त आपको बता दूँगी। अब जैसे अगर हम मॉड्यूल में देखें तो जहाँ पे हमारा लर्निंग कर्व का टॉपिक डिस्कस्ड है, ठीक है। अब आप देखो इसमें मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया था कि हर सक्सेसिव यूनिट के साथ ना जो डिक्रीज़ होगा वो कम होता जाएगा। तो पहले अगर आधा घंटा कम हो रहा था तो उसके बाद हो सकता है आधा घंटा ना कम हो, 25 मिनट्स कम हो, फिर 24 मिनट्स कम हो, ऐसे करता चला जाएगा। एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ योर मॉड्यूल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या गया है, दिया क्या गया है, एंड इसमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्वेश्चन बेसिकली है किस चीज़ के बारे में।
सो आई थिंक हमने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, सो हम भी एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि एक कंपनी है जो उसने जून मंथ के लिए एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है उसके सीनियर अकाउंटेंट ने, जिसमें उन्होंने कुछ डिटेल्स दी हैं बजट की और एक्चुअल की। ओके, उन्होंने आउटपुट दिया हुआ है कि उन्होंने बजट 30 यूनिट्स का बनाया था, बट एक्चुअल में 25 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स उनके 180 घंटे उन्होंने सोचे थे, बट लगे कि उन्होंने, क्योंकि यूनिट्स भी कम प्रोड्यूस की हैं, सो उनके आवर्स भी कम लगे हैं। सिमिलरली लेबर कॉस्ट भी उनकी कम इनकर हुई है। तो अब सीनियर अकाउंटेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब वो प्रोडक्ट बना रहे थे, उन्होंने जो पहले अजम्पशंस लिए थे वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब जो न्यू अजम्पशंस हैं उसके हिसाब से उनका जो लर्निंग रेट है वो 80% है। सो कह रहे हैं कि जैसे हमने वर्कर्स को सिखाया था, हमें पहले लगा था लर्निंग रेट कुछ और है, बट अब अगर मैं देखूँ तो लर्निंग रेट मुझे 80% दिख रहा है। और ये समझ आ रहा है कि मतलब जो उन्हें स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए था। ओके, वो कहते हैं कि और हमारा लर्निंग रेट 15 यूनिट्स के बाद सीज हो जाएगा, मतलब 15 यूनिट जैसी वर्कर प्रोड्यूस करेगा उसके इम्प्रूवमेंट का सैचुरेशन पॉइंट हिट करेगा और वो टाइम वहाँ पे सीज हो जाएगा। मतलब टाइम सीज होने का मतलब है कि अगर उसको 15 यूनिट बनाने में, 15th यूनिट बनाने में अगर 2 घंटे लग रहे थे, तब 16th यूनिट बनाने में उसको 2 घंटे ही लगेंगे। 2 घंटे से थोड़ा सा बहुत भी कम नहीं लगेगा। राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, बाकी वो कहते हैं बाकी सारे बजट के असम्पशंस सिमिलर हैं, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ से ये हिंट मिलता है कि हो सकता है हमें बजटेड आवर्स को रिकैलकुलेट करना पड़े, हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़े। ओके, अब उसने बोला कि जो ओरिजिनल बजट उन्होंने बनाया था वो 90% के लर्निंग रेट से बनाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 20 यूनिट्स के बाद टाइम सीज हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने हमें ओरिजिनल अजम्पशन भी दे दिया। अब वो हमसे रिक्वायरमेंट क्या है उनकी, आप निकालो शो द वेरिएंसेस दैट रिकनसाइल द एक्चुअल लेबर फिगर्स विद द रिवाइज्ड लेबर रिवाइज्ड बजटेड फिगर्स। पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, हमें एक रिकन्सिलेशन वो मांग रहे हैं कि जो ये बजटेड था ना 1,19,000 का, और जो ये एक्चुअल है 79,704 का, आप इसके बीच एक रिकन्सिलेशन प्रोवाइड करो। ठीक है, फॉर दी एक्चुअल आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर दी एक्चुअल आउटपुट। ये जो बजट दिया हुआ है ना, ये 30 यूनिट्स का दिया हुआ है और हमें एक्चुअल 25 यूनिट्स हैं, तो हम जो ये रिकन्सिलिएशन प्रिपेयर करेंगे दिस विल बी फॉर 25 यूनिट्स ओनली। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 90% का इंडेक्स क्या होगा, 0.152, इसका 0.322। ठीक है, आगे जब हम लर्निंग कर्व का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमें पता चलेगा। अब सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि लर्निंग कर्व का जो फॉर्मूला है जो हम डिस्कस करते हैं y = ax+b, उसके ये वेरिएबल्स डिनोट क्या क्या करते हैं। अगर हम y देखें, y क्या कहता है, एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x यूनिट्स। सो सपोज उन्होंने बोला ना कि 15 यूनिट्स के बाद टाइम सीज हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट का टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है, पहली यूनिट 10 घंटे में बनती है और वो कह रहे हैं कि 15 यूनिट्स के बाद टाइम सीज हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट 15 यूनिट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा उनको। अगर हम फर्स्ट 15 यूनिट्स का टाइम देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो वाई हमें एवरेज टाइम देता है कि 15 यूनिट बनाने में एवरेज टाइम कितना लगेगा, क्योंकि पहली यूनिट बनाने में 2 घंटे, दूसरी यूनिट बनाने में 1.95 आवर्स, ऐसे कर करके 15 यूनिट्स बनाने में कुछ घंटे लगे होंगे ना, तो उनका एवरेज टाइम कितना है। ए बताता है कि पहली यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। सो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट कितना है, 10 आवर्स है। ठीक है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो हम जैसे 15 यूनिट्स का एवरेज निकाल रहे हैं तो एक्स के प्लेस पे क्या आएगा, 15 यूनिट्स आ जाएगा। बी इज़ लर्निंग कोफिशिएंट यानी लर्निंग रेट। सो हमारे केस में हमारा लर्निंग रेट क्या होगा, 18%। ऑल राइट, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, बिकॉज कॉस्ट वेरिएंस सबसे सिंपल है। अब कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगी, आप सबसे पहले तो रेट्स निकाल लो कि एक्चुअल रेट कितना है, मतलब 79,000 डिवाइड बाई 180, मेरे पास एक्चुअल रेट आ जाएगा और यहाँ पे से मेरे पास बजटेड रेट आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा मेरे कॉस्ट वेरिएंस क्या है। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन भी है यहाँ पे। अब देखो, हम अगर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, अभी बाकी सब आप इग्नोर करो, विल फोकस ओनली ऑन लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एक्चुअल आवर्स मेरे 118.08 है। ठीक है, एक्चुअल रेट मैंने निकाल लिया 675। मेरा स्टैंडर्ड रेट मुझे पता चल गया, जो हमारा बजट था
119 डिवाइड बाई 180.74 660 पर आवर। ऑलराइट, तो मेरी कॉस्ट वेरिएंस क्या आ गई, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट विच इज़ -1771.2, जो कि मेरी एडवर्स वेरिएंस आई है। ओके, तो मेरा मतलब कि बजटेड से ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है, सॉरी ज़्यादा कॉस्ट लगी है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस पे। अब एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक्चुअल आवर्स तो पता है, हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे। देखो हमें 25 यूनिट्स का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते, हम ये कर सकते थे कि 25 यूनिट्स ठीक है, बजट कितने का था, 130 यूनिट का था, 180 घंटे लग रहे थे, सो हम यहाँ से 1 यूनिट का टाइम निकाल लेते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे बजटेड 25 यूनिट्स के लिए कितना था। नॉर्मली हम यही करते, बट क्योंकि हमें यहाँ पे लर्निंग कर्व का की डिटेल दी हुई है, तो हमें यहाँ पे लर्निंग कर्व का यूज़ करना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के लिए। अब वो हम कैसे करेंगे, सिंपल, विद दिस फॉर्मूला। मुझे पता है मेरा लर्निंग रेट कितना है, 80% है। अब मुझे फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। ओके, क्यूमुलेटिव यूनिट्स 15 यूनिट्स, देखो वो कह रहा है ना 15 यूनिट्स के बाद टाइम सीज हो जाएगा, तो हम पहले 15 यूनिट्स का टाइम निकालते, तो हमें पता होना चाहिए कि 15th यूनिट का, देखो एक तो ये है, ठीक है, सपोज ये है। ओके, आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ पे आपने 15th यूनिट प्रोड्यूस की, सॉरी यहाँ पे आपने 15th यूनिट प्रोड्यूस की। अब इसके बाद टाइम सीज हो जाएगा, इसके बाद कुछ इंक्रीमेंट नहीं है, तो हमें पता, तो हम क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला क्या दे रहा है, इन टोटल यूनिट्स का 1 से लेकर 15 तक का एवरेज टाइम वो दे रहा है, राइट। हमें ये एवरेज टाइम दे रहा है, बट हमें चाहिए 15th यूनिट का टाइम, ताकि हम आगे 10 यूनिट्स का टाइम ऐड कर पाए, और हमें पता चले कि टोटल 25 यूनिट्स में हमें कितने बजटेड आवर्स लगेंगे, कितने रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स लगेंगे 80% के लर्निंग रेट के साथ, राइट। तो सबसे पहले हमें 15 यूनिट्स का निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम अगर 14 यूनिट्स का भी सिमिलर निकाल लें, एवरेज ऑफ 14 यूनिट्स निकाल लें और इन दोनों को माइनस कर दें, तो मुझे 1 यूनिट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा मेरी 15th यूनिट में मुझे कितना टाइम लगा, राइट, कि मुझे एवरेज टाइम 14 यूनिट्स में सपोज 5 आवर्स लग रहे हैं सपोज, और एवरेज 15 यूनिट्स में मुझे 6 आवर्स लग रहे हैं, तो मुझे 15th यूनिट में कितना टाइम लग रहा है, मुझे 15th यूनिट में 1 आवर लग रहा है, राइट। सो यही कैलकुलेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ऑलराइट। तो यही कैलकुलेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मेरा लर्निंग रेट भी रखो क्या यार, ठीक है। अब हम इसको अगर फॉर्मूला में पुट करें तो किस तरीके से हमारा आंसर आता है, लेट्स जस्ट सी दैट। हैंड वाले डोल पे आ जाते हैं, ओके, ऑलराइट। सो अब हमें फर्स्ट यूनिट के टाइम उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में कि आपको 1 यूनिट के लिए 10 आवर्स लगते हैं फर्स्ट यूनिट बनाने में, नॉट 1 यूनिट का 10 आवर्स नहीं, फर्स्ट यूनिट बनाने में 10 घंटे लगते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस, एक यूनिट में अलग अलग टाइम लग सकता है, 14th यूनिट को अलग टाइम लग सकता है, 13th यूनिट को अलग टाइम लग सकता है, 15th यूनिट को अलग टाइम लग सकता है, बट हाँ एक चीज़ है, 15th यूनिट के बाद हर का टाइम सेम होगा। सो हमें फर्स्ट यूनिट को बनाने में उसने बोला 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव हमें 15 यूनिट्स का निकालना है, बिकॉज हमें पता है 15 यूनिट्स के बाद टाइम सीज हो जाएगा, तो इट्स मेक सेंस कि हम 15th यूनिट का टाइम निकालें। सो सबसे पहले हम 15 यूनिट्स का इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है 10 इज वॉट ए एक्स रेज टू द पावर बी, सो मैंने ए की प्लेस पर 10 रखा, एक्स की प्लेस पर 15 यूनिट्स क्यूमुलेटिव यूनिट्स, और बी मेरा पावर में चला गया -0.322। अभी आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर में आप या तो सॉल्व कर लो भाई पावर -3.22 लेके 0.322 लेके, बट इसको हम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें लॉग की वैल्यूज़ गिवन है। सो यहाँ से सॉल्व करना बेटर है, बिकॉज आंसर मेरा मैच करेगा, क्योंकि मेरे आर्स में पॉइंट का भी फ़र्क आया तो मेरा आंसर ICI से मिसमैच कर जाएगा और मेरे फिर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑलराइट। सो अब लॉग के सिंपल क्या करोगे ना, अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लो
तो log y, और ये मल्टीप्लाई हमेशा, जब भी आप log का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो मल्टीप्लाई हमेशा ऐड हो जाता है एंड डिवाइड हमेशा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरा log 10 था, ठीक है, log 10 मल्टीप्लाई था तो मैंने प्लस कर दिया। अब जो मेरी पावर होती है ना वो यहाँ पे आ जाती है। सो सपोज इसको हम थोड़ा अलग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज अगर मुझे दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर 2। अब अगर इसे मुझे लॉग की फॉर्म में लिखना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये मेरा पावर में है ना, जो मेरा 2 मेरा पावर में है वो मेरा आगे आ जाएगा और मैं इसको लिख सकती हूँ log 3, ठीक है। अब सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है 15 रेज टू द पावर 2, ओके। अब मुझे इसको लॉग में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 2 log 15, सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, आई एम सो सॉरी, 2 log 15, राइट। अब अगर हम इसको फर्दर ब्रेक करना हो, क्योंकि मुझे पता है 15 मेरा 3 टाइम्स 5 है, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन में देखो, सॉरी, अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी है, 5 की, 7 की, ठीक है। आपको इसे log 15 की वैल्यू नहीं दी हुई, इतने बड़े बड़े नंबर्स की, मान लो 25 आ गए यहाँ पे, 50 यूनिट्स आ गया तो आपको 50 की वैल्यू नहीं देंगे, आपको छोटी छोटी वैल्यूज़, छोटी छोटी log की वैल्यूज़ देंगे। सो भी 2 log 15 है। तो अब इसको हम कैसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं ना, कैसे ब्रेक कर सकते हैं बताओ। आप लिख सकते हो 2 log 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 log 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई हमेशा ऐड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 log 3 प्लस log 5। अब देखो, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो आप बहुत कितनी आसानी से कर सकते हो। log 3 की वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी दी हुई है, log 3 की वैल्यू क्या है 0.47712 एंड log 5 की वैल्यू क्या है 0.69897। तो जैसे ही आप इनको ऐड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा, ऑलराइट। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और ध्यान रखना log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, log 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज़ अगर आपको log 10 की वैल्यू नहीं पता तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। 2 log 2 टाइम्स 5 आप कर सकते हो। अब आपको 2 log 2 की वैल्यू उन्होंने दी है और log 5 की वैल्यू दी है, इन दोनों को माइनस करोगे ना तो आपके पास 1 आएगा, सॉरी ऐड करोगे तो आपके पास 1 आएगा, ऑल राइट। सो 1 माइनस, ये आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, छोटी सी मैथ्स है ये, इसके पास आपके, अब देखो, अब जैसे ये सिचुएशन आ गई log y इक्वल्स टू इतना, अब इसको कैसे आगे लेकर जाए भाई, log y की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, बट आप देखो एंटी लॉग ऑफ 0.6213 दिया हुआ है और मेरा यहाँ पे नंबर भी 0.6213 है। दिस मीन्स ये लॉग को अगर y की वैल्यू निकालनी हो, लॉग साथ में हो, तो इसको आप इधर लेके जाओगे राइट हैंड साइड और यहाँ पे एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग की वैल्यू उन्होंने 4.181 दी हुई है, ऑलराइट। सो अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ, क्या हो गया, ओके, ठीक है, हैंड टूल, यस, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर मुझे इसको ऐसे कहीं पे लिखना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.6213, और फिर इसकी वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं, और फिर एंटी लॉग की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है 4.181, तो मेरा आंसर वहाँ से आ जाएगा विच इज़ 4.181। अब मुझे पता चल गया कि 15 एवरेज टाइम 15 मिनट्स को इतना लगता है 4.181, तो टोटल 15 यूनिट्स को कितना लगेगा 62.775 आवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। अगर एवरेज टाइम, अगर मैंने किसी के लिए 15 नंबर्स का एवरेज किया और वो मेरे पास कुछ है, अब मुझे उनका टोटल चाहिए कितना था, तो मैं उस एवरेज को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल आ जाएगा, सिंपल, ये 62.715 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे 15th यूनिट का टाइम निकालना है, जो हमने ऊपर, ओके मैंने रब कर दिया, वहाँ पे देखा था
तो अब मुझे 14 यूनिट्स का क्यूमुलेटिव टाइम निकालना पड़ेगा, एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। तो सिमिलर कैलकुलेशन हम बस 14 के साथ करेंगे, और 14 के साथ जैसे ही हम सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आएगा 14 यूनिट्स का टाइम 59.85। तो हम निकाल सकते हैं कि 15th यूनिट का कितना टाइम हो गया। सो दिस इज़ फॉर 15th यूनिट का टाइम हमारा कितना गया, 2.865 आवर्स। तो फर्स्ट 15 यूनिट्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। अब देखो हमारी एक्चुअल यूनिट्स कितनी थी, 25। तो हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स 25 यूनिट्स के लिए निकालने हैं, ठीक है। तो 15 यूनिट का तो मुझे पता है, मुझे बस उससे आगे नेक्स्ट 10 यूनिट्स का निकालना है। और मुझे ये भी चीज़ दी हुई है कि 15th यूनिट के बाद सारा टाइम कांस्टेंट है, सारा टाइम सीज्ड है। तो मतलब 15 यूनिट का जो टाइम होगा वो आगे की सारी यूनिट्स का टाइम होगा। तो यानी बची हुई 10 यूनिट्स का टाइम कितना होगा, 2.865 इंटू 10 विच इज़ 28.65 आवर्स। तो मेरा टोटल टाइम फॉर 25 मिनट्स जो मेरा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड है वो कितना आ गया, 91.365 आवर्स, राइट। अब अगर मैं इसको सिंपल अपने इस फॉर्मूला में पुट करूँ, एक्चुअल आवर्स मेरे इतने थे, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मेरे इतने थे, और स्टैंडर्ड रेट मेरा 660 है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं ना, एक्चुअल रेट ले लेते हैं यहाँ पे कि मेरा स्टैंडर्ड, कि अगर मुझे ये कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड मैंने आवर्स तो ले लिया, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, और मुझे रेट भी फिर एक्चुअल लेना पड़ेगा। नहीं, आपको आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हो इसलिए आपको स्टैंडर्ड रेट ही लेना पड़ेगा, बिकॉज रेट तो वो एफिशिएंसी के बेसिस पर उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था जब उनको पता था कि 90% की एफिशिएंसी रहेगी। भले से अब वो 80% हो गई है तो रेट पर आर तो आपका स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा, ऑलराइट, आपके सिर्फ आवर्स चेंज होंगे। सो अब उसके हिसाब से मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना था, 660, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। अब अगर मैं 91.365 मतलब जो मेरे रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हैं माइनस एक्चुअल आवर्स हैं, एक्चुअल आवर्स है ना, हाँ एक्चुअल आवर्स इतनी है, राइट, एक्चुअल आवर्स है मल्टीप्लाइड बाई मेरा स्टैंडर्ड रेट करूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरी ये वेरिएंस कितनी है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस -17,631.9 एट वर्स है। अब अगर कोई आपसे पूछे, ठीक है, ये तो मेरे पास सारी वेरिएंसेस आ गई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये टोटल कॉस्ट तो चलो पुराने वाले बजट के हिसाब से थी, अब जो आपने नया वाला बजट निकाला है 660 पर आवर, ठीक है, आपने नए वाले बजटेड आवर्स निकाले हैं 91.365। तो क्या आप ये बता सकते हो कि आपके पुराना वाला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो बजटेड थी वो कितनी होनी थी। तो हम कहेंगे कि हाँ यार हम निकाल सकते हैं, उसमें ऐसी क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम कहेंगे देखो मेरे पास, मुझे पता है 91.365 आवर्स मेरे हैं, उसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 660 पर आवर तो मुझे पता चल जाएगा ना कि मेरी बजटेड कॉस्ट कितनी आएगी, 60,300, ठीक है। ये मेरी बजटेड कॉस्ट आएगी अगर मैं न्यू वेरिएंस लेके चलूँ, सॉरी न्यू बजट लेके चलूँ बेस्ड ऑन दी लर्निंग रेट ऑफ 80%, तो मुझे पता चल जाएगा। तो बस इसी वैल्यू पे आने के लिए हमें ये रिकन्सिलिएशन बनानी है। ऑल्दो हमने वैल्यू अपने इस वाले कैलकुलेशन से निकाल ली कि मेरा नया बजट 60,300 के लिए हो जाएगा, पुराना बजट क्योंकि 30 यूनिट्स के था इसलिए ज़्यादा था। तो अब एक्चुअल 25 यूनिट्स में अगर मैंने नए बजटेड आवर्स बेस्ड ऑन दिस 80% लर्निंग रेट अगर मैं बजटेड कॉस्ट निकालूँ तो वो मेरी कितनी आ रही है, 60,300। अब अगर हमें इस 79,000 से 60,300 पर पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट लिखो कितनी इनकर हो रही है। अब आपको उसमें रेट वेरिएंस, ठीक है, आपका रेट वेरिएंस कितना था, सर मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, मैं तब से कॉस्ट वेरिएंस करने जा रही हूँ, इट्स रेट वेरिएंस। आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज़ अ वेरी नॉट सो गुड मिस्टेक, इसको कहते हैं ध्यान से ना करना चीज़ों को, जो कि आप अपने पेपर में बिल्कुल मत करना। ये वीडियो आप ही के लिए बनी थी कि मेरे से ये गलती हो और आप लोग सीखें कि भाई रेट और कॉस्ट डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अब मुझे पढ़ाते वक्त लग रहा था कि ये रेट होना चाहिए, कॉस्ट नहीं होना चाहिए, बट चलो ठीक है, ओके, हो जाती है गलती।
अब 79,704 आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, लेबर रेट वेरिएंस आपका एडवर्स है तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐड करना है, तो एडवर्स नेगेटिव होती है तो हम ऐड ही कर रहे हैं, तो आपको माइनस का साइन है 1771, और मेरी जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो भी एडवर्स है तो वो भी ऐड अप अगर मैं करूँ तो नेगेटिव में ऐड अप होगी, तो मेरे पास कितना अमाउंट है 60,337, और ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट का थोड़ा बहुत अंतर होगा, इग्नोर करते हैं उसको, इन्होंने भी देखो इसी तरीके से कैलकुलेट किया है, ये देखो हमारे 90.365 आ रहा है ना, इनका 90.42, सो राउंडिंग ऑफ वगैरह ध्यान से। सो ये क्वेश्चन था हमारा लर्निंग कर्व के ऊपर कि कैसे लर्निंग करके, सॉरी वेरिएंस के क्वेश्चन, उसने लर्निंग कर्व का कुछ नहीं पूछा आपको ना, उसने बोला कि इस यूनिट का टाइम निकालो, 15th यूनिट का टाइम निकालो, 16th यूनिट का टाइम निकालो, उसने आपको बोला कि भाई रिकन्सिलिएशन टेबल बना के दो। अब कोई ये क्यों किसी ने दिया होगा, अगर नॉर्मली आप ऊपर ऊपर से इस टेबल को सोचो तो आप ये तो बेसिक कैलकुलेशन करके निकाल दोगे रिकन्सिलिएशन, बट वो गलत हो जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा का तो यूज़ करना पड़ेगा ना, जो कि क्या है लर्निंग रेट से रिलेटेड है, ठीक है। अब कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई हमने 90% क्यों यूज़ किया, 80% ही क्यों यूज़ किया, भाई 90% के हिसाब से तो उसने ये बना ही रखा है ना, ये हमें दोबारा थोड़ी बनाना है, हमें नए रेट के हिसाब से, नए लर्निंग रेट के हिसाब से बनाना है, सो इसलिए हमने 80% यूज़ किया इंस्टेड ऑफ 90%। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ये पूरा हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया, प्लस हमने एक लर्निंग कर्व का पूरा ग्राफ डिस्कस किया कैसे होता है, हमने थोड़ी सी थ्योरी भी देखी कि लर्निंग कर्व में एक्चुअल में मॉड्यूल में भी क्या लिखा हुआ है, प्लस एक और चीज़ जो भी हमारे वेरिएंसेस के है ना, उनकी ये फार्मूला शीट मैंने प्रिपेयर की हुई है, तो इसमें सारे फार्मूलाज आपको एक साथ मिल जाएंगे, सो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूँगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा लर्निंग कर्व ख़त्म होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारी वेरिएंसेस को डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग और ऑपरेटिंग वेरिएंसेस क्या होते हैं। तो वेरिएंसेस में हमारा लर्निंग कर्व इम्पैक्ट हमने ख़त्म कर दिया, हम प्लानिंग और ऑपरेटिंग भी डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लर्निंग मिली होगी। ऑल द बेस्ट।